मैडम ज्ञानवती जी, सभी क्लस्टर से आए हुए हमारे साथीगण, कुछ शायद प्रिंसिपल साहब या हेडमास्टर साहब भी होंगे, ब्लॉक से आए हुए हमारे अधिकारीगण। सबसे पहले तो मैं मैडम ज्ञानवती जी का धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने आज हमें आप सबसे मिलने का और बातचीत करने का एक अवसर दिया। मैं अपनी तरफ से भी आपसे क्षमा याचना करता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम हमने पहले 19 तारीख को रखा था, लेकिन ऐसे कारण जो हमारे कंट्रोल में नहीं थे उसकी वजह से उस दिन ये कार्यक्रम हमने रद्द कर दिया था। लेकिन मैडम ने उस दिन काफ़ी आपसे चर्चा की थी, आपके सुझाव लिए थे, काफ़ी बिंदुओं के ऊपर बातचीत भी की थी। आज हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं यूनिफाइड डाइस की। यूनिफाइड डाइस यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। मुझे पता है आपने यूनिफाइड डाइस 2014-15 का पूरा कार्य कर लिया है, डेटा कैप्चर फॉर्मेट स्कूल तक पहुंचा दिए थे, उनको भर लिया था। सीआरसी मतलब आप लोगों ने उसको चेकिंग भी करवा लिया था, डेटा एंट्री भी चालू हो गई थी और ज़्यादातर जिलों में ये कार्य पूरा समाप्त भी हो गया है। अभी पिछले 2.5-3 महीनों में मैं और मेरे कुछ साथीगण पूरे भारत के अलग अलग राज्यों का दौरा किया। करीबन 18 राज्यों में हम गए पिछले 3 महीने में, और आपके साथ में ये शेयर करते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि पूरे भारत में यूनिफाइड डाइस, जिसका आंकड़ा हमने 30 सितंबर 2014 को इकट्ठा किया था, बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है पूरे भारत में, और हरियाणा में भी ये कार्य बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। और आपको ये जानते हुए और भी खुशी होगी, करीबन 11 राज्यों ने 2014-15 का आंकड़ा नेशनल लेवल पे सबमिट भी कर दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा भी जल्दी ही यूनिफाइड डाइस 2014-15 का आंकड़ा सबमिट कर देंगे, बहुत जल्दी ही ये सबमिट हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता होगा यूनिफाइड डाइस, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन काफी गति हो गई है। के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में, यूटिलाइजेशन के बारे में काफी कुछ आगे बढ़ गया है। ये कार्य जो हमने 1994-95 में शुरू किया था, जब डीपीईपी हमारे देश में इंप्लीमेंट हुआ था, तब से ही डाइस चल रहा है। तो पहली बार 1994-95 में जब ये डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया, तो ये सोच बनी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम सही नहीं है। अगर डीपीईपी को अच्छी तरह से प्लानिंग करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो तब का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो उस स्थिति में नहीं था कि इन सब कार्यों को अच्छी तरह से किया जा सके। तो उस वक्त भारत सरकार ने यह निर्णय लिया, क्यों नहीं एक कंप्यूटराइज्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाए, जिसकी यूनिट ऑफ डेटा कलेक्शन है वो स्कूल हो और यूनिट ऑफ डेटा डिसेमिनेशन है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हो। ये कार्य 1994-95 में भारत सरकार ने न्यूपा को दिया था। तब से हमने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाया है। शुरुआत में हमारा लक्ष्य केवल प्राइमरी कक्षाओं या उन विद्यालयों तक था जहां पर प्राइमरी की शिक्षा दी जा रही है। तो पहली बार 1994-95 में हमने 7 राज्यों में डीपीईपी फेज 1 के 7 राज्यों में और 32 जिलों में इस कार्यक्रम को शुरू किया, और करीबन 65,000 स्कूल पहले वर्ष में ही हमसे जुड़ गए। लेकिन 7 राज्य ही थे और 42 जिले थे। जब 2000 में डीपीईपी समाप्ति की ओर था, तो हम लोग
18 राज्यों में 272 जिलों में और 10 लाख विद्यालयों तक पहुंच गए थे। बहुत ही कम समय में 65,000 विद्यालयों से 10 लाख विद्यालयों तक पहुंच जाना, 42 जिलों से 272 जिलों तक पहुंच जाना, 7 राज्यों से 18 राज्यों तक पहुंच जाना कम समय में, एक बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धि हम सब लोगों की रही जो यूनिफाइड डाइस के कार्य से जुड़े हुए हैं। 2001 में जब सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम शुरू होने वाला था तो भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया, 2 महत्वपूर्ण निर्णय किए। एक तो ये कि अब डाइस को पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो डीपीपी राज्य हो या गैर डीपीपी राज्य या जिले हो, वहां पर इंप्लीमेंट करना है, एक्सटेंड कर दे इसकी कवरेज को पूरे भारत के अंदर। और दूसरा महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया, डीपीपी के वक्त तक हमारा कवरेज केवल प्राइमरी एजुकेशन था, प्राइमरी स्कूल या 1 से 5 कक्षाएं, जहां भी जिस स्कूल में ये व्यवस्था थी वहां तक पहुंचना। लेकिन 2001 में जब सर्व शिक्षा अभियान चालू हुआ तो इसको भी 1 से 8 कक्षाएं कर दिया गया। जहां कहीं भी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्कूल कैटेगरी, स्कूल टाइप, स्कूल मैनेजमेंट, जहां कहीं भी 1 से 8 स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था है, वहां तक इसको आगे बढ़ा दिया गया। ये 2001 में ये निर्णय किया गया। लेकिन निर्णय तो 2001 में हुआ, लेकिन ये कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ा और पहला वर्ष हमारा था 2005-06। 2005-06 में पहली बार हम पूरे भारत में पहुंच गए। 604 जिले, 35 राज्य और यूनियन टेरिटरीज और 10 लाख से भी ज्यादा स्कूल, 1.04 मिलियन स्कूल तक हम। और ये डेटा हमारे पास में 665 जिलों से आ रहा है, 7,000 ब्लॉक से हमारे पास में, 70,000 क्लस्टर से हमारे पास में, 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हमारे पास में है। तो ये कार्य बहुत ही ह्यूज, बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है जिस कार्य में हम सब जुड़े हुए हैं। तो 2005-06 में हम पहुंच गए थे पूरे भारत के अंदर, लेकिन तब भी हमारा मैंडेट केवल एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन ही था। 2007-08 में फिर भारत सरकार ने दूसरा निर्णय लिया, क्योंकि अब स्टैटिस्टिक्स है, डेटा है, आंकड़े हैं, वो समय पर उपलब्ध होना शुरू हो गए थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे, स्कूल वाइज डेटा भी मिलना शुरू हो गया था और उन सभी बिंदुओं के ऊपर डेटा मिलना शुरू हो गया जिनके ऊपर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के प्लान बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब उपलब्ध होनी शुरू हो गई। तो टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इसको देखते हुए भारत सरकार ने निर्णय किया क्यों नहीं हम इस कार्य को आगे सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में भी बढ़ा दें, और इसकी जिम्मेवारी भी न्यूपा को दी गई थी। शुरुआत में एक ऑनलाइन सिस्टम हमने तैयार किया। डाइस जैसा यू डाइस आप जानते हैं ये ऑफलाइन सिस्टम है, इसमें हर समय इंटरनेट की व्यवस्था होना जरूरी नहीं है। तो हमने एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार किया और जो 2011-12 तक चला। अब हुआ ये, एक स्कूल है 1 से 12 कक्षाओं वाला, वहां पर 1 से 8 कक्षाओं का प्रपत्र यानी कि डेटा कैप्चर फॉर्मेट भरने वाले अधिकारी दूसरे थे और 9, 10, 11, 12 जो कक्षाएं थी उसका फॉर्मेट भरने वाले, सेकेंडरी का फॉर्मेट भरने वाले हेडमास्टर साहब दूसरे थे। एक का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर था, दूसरे का ऑफलाइन सॉफ्टवेयर था। एक स्कूल है लेकिन उसमें 2 यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड थे। एक कोड होना चाहिए, अगर एक स्कूल है तो स्कूल का कोड एक होना चाहिए। जैसे आपको पता ही है हर स्कूल में डाइस का 11 डिजिट का एक कोड दिया गया है, लेकिन पहले वाली व्यवस्था में एक ही स्कूल में 2-2 कोड थे, 2-2 सज्जन उसको भरने वाले थे, 2-2 सॉफ्टवेयर थे और 2-2 डेटा कैप्चर फॉर्मेट थे। तो ये सोच बनी कि भैया बहुत सारी जो हम मेहनत कर रहे हैं वो व्यर्थ जा रही है, देयर इज लॉट ऑफ डुप्लीसिटी ऑफ द एफर्ट। तो क्यों नहीं एक सिस्टम ऐसा तैयार किया जाए जो पूरा 1 से 12 कक्षाओं का के लिए एक ही हो। इसलिए हमने 2010-11 में सबसे पहले पौंडीचेरी के अंदर एक यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेटा कैप्चर फॉर्मेट बनाया
और सक्सेसफुली उसको पौंडीचेरी में इंप्लीमेंट कर दिया। फिर 2011-12 में पौंडीचेरी के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी इसको इंप्लीमेंट किया और सफलतापूर्वक पूरा कार्य भी कर लिया। इस बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दूसरा डिसीजन और लिया, एक कमेटी बिठाई। उस कमेटी को यह कहा गया कि आप बताइए कि पूरे भारत के अंदर एक यूनिफाइड स्कूल एजुकेशन स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स को कैसे तैयार किया जाए। और सेमिस एक अलग से था, सेकेंडरी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो सेकेंडरी का कार्य देखता था, और डाइस अलग से था। तो उस कमेटी को यह कहा गया कि आप बताइए, सुझाव दीजिए कि ये सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी को स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स को कैसे यूनिफाइड एक बना दिया जाए। इस कमेटी ने भी यही कहा, डाइस और सेमिस को एक कर दिया जाए। तो 2012-13 में फिर न्यूपा और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने यह निर्णय लिया कि अब से पूरे भारत में एक ही डेटा कैप्चर फॉर्मेट रहेगा। 2012-13 पहला वर्ष था जब हमने एक स्कूल में एक ही फॉर्मेट दिया, 1 से 12 कक्षाओं के लिए एक फॉर्मेट, एक सॉफ्टवेयर। और यह भी निर्णय लिया गया कि ये जो प्रपत्र जो छपेगा वो डाइस के सॉफ्टवेयर के मार्फत छपेगा। आपको पता ही है, आपको छपके मिलता है ना, छपा हुआ ही होता है, वो छपा हुआ है, वो डाइस के सॉफ्टवेयर के मार्फत छापा गया है तब से 2012-13 से अभी तक। और यह भी निर्णय लिया गया कि ये डेटा एंट्री है वो सर्व शिक्षा अभियान के ऑफिस में जो MIS का कार्य देख रहे हैं, चाहे ब्लॉक लेवल पे हो चाहे जिला स्तर पर हो, वहां पर ये डेटा एंट्री होगी। तो 2012-13 हमारा पहला वर्ष यूनिफाइड डाइस का था। और चूंकि ये पहला वर्ष था तो कुछ कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम भी काफी आई। सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से जुड़े हुए अधिकारियों के बीच में कुछ समन्वय या कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आई। क्योंकि सारा कार्य डेटा कैप्चर फॉर्मेट SSA में छपा, ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूट भी वहीं से हुआ, डेटा एंट्री भी वहीं से छपी, चेकिंग भी वहीं से हुई। CRC जो चेक करते हैं वो भी केवल एलिमेंट्री लेवल के लिए ही है। तो एक मैसेज ये चला गया पूरे भारत में कि ये कार्य तो सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े हुए अधिकारियों का है, जबकि ऐसा नहीं था। ये कार्य दोनों को जॉइंटली किया जाना था, करना था। लेकिन ऐसे मैसेज चला गया कि ये तो केवल SSA के अधिकारी जो जुड़े हुए हैं उनका कार्य है, RMSA के अधिकारियों का इसमें कोई रोल नहीं है। काफी प्रॉब्लम्स हुई उन राज्यों में जहां पर स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर दोनों कार्यक्रमों के एक थे, वहां पर ये बहुत ही स्मूथली चला। लेकिन जहां पर ये SPD 2 थे, अलग अलग थे, वहां पर काफी कठिनाइयां आई, दिक्कत आई। हालांकि सारी गाइडलाइंस MHRD ने, न्यूपा ने गाइडलाइंस दी थी, लेकिन कुछ कमियां आ गई थी। लेकिन डेटा इकट्ठा हो गया, कुछ कमियों के सहित डेटा हमारा जरूर 2012-13 जो यूनिफाइड डाइस का पहला ईयर था, डेटा तो इकट्ठा हो गया। उसके बाद में जो कमियां हमसे रह गई थी, राज्यों ने उससे भी बहुत कुछ सीखा। और 2013-14 में पूरे भारत में ये कार्य बहुत ही अच्छी तरह से चला। कोई बड़ी कठिनाई कोऑर्डिनेशन की या डेटा शेयरिंग की पूरे भारत में कहीं भी नहीं नजर में आई। और ये कार्य पूरी अच्छी तरह से और समय पे चल गया था। हर बार जो फ्लैश स्टैटिस्टिक्स हम जनवरी में निकालते थे, हमने पिछली वर्ष फ्लैश स्टैटिस्टिक्स है वो 6 महीने पहले जून में ही निकाल दी। जून 18 को हमारा फ्लैश स्टैटिस्टिक्स जो 2013-14 का था उसको मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने रिलीज भी किया था। तो आपके सहयोग से ही ये कार्य इतना आगे बढ़ा है। जो कार्य हम कर रहे हैं उसको राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी मान्यता मिली है। जो कार्य जिस कार्य से हम सब जुड़े हुए हैं उसे 4 राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। E-गवर्नेंस, E-इंडिया, मंथन साउथ एशिया, इंडियन एक्सप्रेस एजुकेशन इनोवेशन अवार्ड, ये 4 अवार्ड से इसके सही हकदार अगर कोई हैं तो वो सब आप लोग ही हैं और कोई नहीं। आपने पिछले कुछ वर्षों में डाइस के कार्य में इतनी मेहनत और लगन से कार्य किया है। आज डाइस उसी की वजह से न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी मान्यता प्राप्त कर चुका है। और दूसरे देश अब इंडिया की तरफ देख रहे हैं
कि हमें भी कुछ मदद मिल जाए, कुछ सुझाव मिल जाए, कुछ गाइडेंस मिल जाए कि हम हमारी कंट्री में भी EMI का कार्य को और अच्छी तरह से कर सके। और आश्चर्यचकित होते हैं वो लोग जब ये देखते हैं कि हिंदुस्तान में 15 लाख स्कूल का आंकड़ा हर वर्ष कैसे इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि हमारे कंट्री में तो केवल 10,000, 12,000, 9,000, 15,000 स्कूल ही है। तो बहुत सी बार विदेशों में भी हमें बुलाया गया, वहाँ पर उनको सुझाव भी दिए गए, कुछ लोगों ने इम्प्लीमेंट भी किए हैं। दोस्तों, काफी कुछ डाइस अब ठीक हो चुका है, चाहे कवरेज के बारे में बातचीत हो, चाहे गुणवत्ता के बारे में बात हो, चाहे शेयरिंग के बारे में बात हो, डिसेमिनेशन और यूटिलाइजेशन के बारे में बात हो, हम यानी कि यूनिफाइड डाइस काफी आगे बढ़ चुका है। और इन्हीं उपलब्धियों को, आपकी उपलब्धियों को, इन सबको देखते हुए अब 2 महत्वपूर्ण निर्णय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अभी हाल ही में किए हैं। एक तो निर्णय ये किया गया है, अब 2012-13 के बाद में मानव विकास मंत्रालय के कोई भी पब्लिकेशंस, डेटा रिलेटेड पब्लिकेशंस, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड पब्लिकेशंस अगर छपेंगे तो वो सारे के सारे डाइस के डेटा के बेसिस पे ही होंगे। इसका दूसरा मतलब ये हुआ, जो पैरेलल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम थे पहले, MHRD खुद भी डेटा इकट्ठा करती थी आप लोगों के सहयोग से, जिलों के और राज्यों के सहयोग से, यह निर्णय किया गया कि इन सबको बंद कर दिया जाए और डाइस ही केवल एक स्रोत रह जाएगा स्कूल एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के लिए। इसका दूसरा मतलब ये हुआ, डाइस को ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की मान्यता और दर्जा, इट हैज नाउ बिकम द ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि जो सारे पैरेलल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम थे वो सारे बंद कर दिए और डाइस इज द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सो फार एज द स्कूल एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और इस स्थिति में डाइस को पहुंचने में एक डिकेड यानी कि 10 वर्ष से भी ज्यादा का समय लग गया और भी ज्यादा लग गया। दूसरा निर्णय ये किया गया है, अब आपको बहुत सारे साथियों को पता होगा, NCERT भी 8 से 10 साल के बीच में एक ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे करता आया है और 8th ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे, जिसका की डेट ऑफ रेफरेंस 30 सितंबर 2009 है, यानी कि 2009-10 का आंकड़ा है, वो उनका लेटेस्ट सर्वे है। अभी वो सारे आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश, लेकिन MHRD ने अब ये निर्णय किया है, अब के बाद अगर NCERT ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे करती है तो उन्हीं बिंदुओं के ऊपर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगी जो स्कूल बेस्ड नहीं है या जो आंकड़े डाइस में उपलब्ध नहीं है, केवल उन्हीं बिंदुओं के ऊपर NCERT डेटा इकट्ठा करेगी। कैसे आंकड़े हैं ये है आपके जिले में या ब्लॉक में कितनी हैबिटेशंस है, कितनी हैबिटेशंस में 1 किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय है, कितनी हैबिटेशंस में 3 किलोमीटर में उच्च माध्यमिक विद्यालय है या माध्यमिक विद्यालय है। इस तरह की इंफॉर्मेशन जो डाइस में नहीं है, जो स्कूल बेस्ड नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशन केवल ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे अगर होता है तो करेंगे, अन्यथा सारी स्कूल बेस्ड इंफॉर्मेशन है वो डाइस से ही ली जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। इसका सीधा साधा तात्पर्य है, हम लोगों के ऊपर और ज्यादा जिम्मेवारी आ, बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम सबके ऊपर, जो डाइस के कार्य से पूरे हिंदुस्तान में जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम सब पे आ गई। एक तरफ तो 65,000 विद्यालयों से शुरू किया था हमने ये कार्य, इसको हमने 15,18,160 विद्यालयों तक पहुंचा दिया और मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष 2014-15 में इन विद्यालयों की संख्या कुछ और बढ़ने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है जब 2014-15 का कार्य आपने अपने जिले में शुरू किया होगा तो डेफिनेटली जो गत वर्ष में जो विद्यालय डाइस से छूट गए थे, कवर नहीं हुए थे, उनकी जानकारी आपने हासिल कर ली होगी। कुछ विद्यालय क्रमोन्नत हो गए, अपग्रेड हो गए, प्राइमरी से अपर प्राइमरी हो गए, अपर प्राइमरी से सेकेंडरी हो गए, उनकी भी जानकारी आपने हासिल कर ली होगी।
कुछ विद्यालय अगर बंद हो गए हैं, क्लोज स्कूल, उसकी भी जानकारी हासिल कर ली होगी। कुछ विद्यालय जो किसी कारणवश फंक्शनल नहीं है, उसकी भी जानकारी हासिल कर ली होगी। और ये जानकारी हासिल करने के बाद ही डेटा कैप्चर फॉर्मेट आपने छापा होगा। फिर भी हमारा ये मार्गदर्शन था कि कहीं भी अगर आप ये देखें, किसी भी विद्यालय में हमारा प्रपत्र डेटा कैप्चर फॉर्मेट अगर नहीं पहुंचा है, तो आप एक खाली प्रपत्र अपने पास हमेशा रखें ताकि उस स्कूल को दे दें। जब भी उसका कोड और वो सब बाद में आता रहेगा, लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सारी ऐसी विद्यालय जहां पर 1 से 12 कक्षाओं की शिक्षा दी जा रही है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे गैर सरकारी स्कूल हो, मान्यता प्राप्त हो या गैर मान्यता प्राप्त हो, किसी भी तरह का मैनेजमेंट हो, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो, लोकल बॉडी हो, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कूल, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, तिब्बतियन स्कूल हो, ओपन स्कूल हो, सैनिक स्कूल हो या मिलिट्री स्कूल हो, ऐसे सारे विद्यालय जहां पर 1 से 12 कक्षाओं की शिक्षा दी जा रही है, वो सब इसमें शामिल किया जाना था। हरियाणा में करीबन 23,000 स्कूल हमसे पिछले वर्ष ही जुड़ गए थे और कुछ और विद्यालय यहाँ पर जुड़ जाएंगे। मेरी डॉक्टर बाल किशन जी से बात होती रहती है, आप जानते होंगे बाल किशन जी को, जो आपके राज्य स्तर पर MIS का कार्य जो सीमेंट में है, भिवानी में, वो देख रहे हैं। बहुत ही काबिल अफसर है और आपके जिले में भी बहुत ही काबिल अफसर है। तो ये नहीं मानने का कोई कारण नहीं है कि यूनिफाइड डाइट 2014-15 में हरियाणा में और ज्यादा गुणवत्ता वाला नहीं होगा। और ज्यादातर जो विद्यालय हमसे छूट गई थी किसी कारणवश, ये मानने का कोई कारण नहीं है कि वो हमसे 2014-15 में नहीं जुड़ गई हो। तो पहला कार्य तो हमें ये निश्चित करना है। ये थोड़ा सा देरी से आज का इस कार्यक्रम हो रहा है, अगर ये 2 महीने पहले और हो जाता तो हम और अच्छी तरह से इस काम को कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, मार्च तो आने वाला ही है, बहुत ही जल्दी हम 2015-16 का कार्य भी शुरू करने वाले हैं। आप लोगों की मेहनत से हमें तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी। आपने इतनी मेहनत की है कि जो टाइम लैग है डेटा के अंदर इकट्ठा करने में और लोगों तक पहुंचाने में, जो पहले 8 वर्ष होता था, आपने कुछ महीने कर दिए। आप 2014-15 का आंकड़ा भी इकट्ठा किया 2 महीना पहले, और अब जब PAB के अंदर जाएंगे तो वो सारा प्लान है वो 2014-15 के डेटा के बेसिस पे ही। इतना कम टाइम लैग कर दिया है कि सांस लेने का भी समय नहीं मिलता है। 1 साल के पब्लिक डेटा के बेसिस के ऊपर हम 10 पब्लिकेशन निकालते हैं और वो सारे पब्लिकेशन आते नहीं है, उसके पहले ही अगले साल का डेटा आता है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो केवल एंड केवल आप जैसे अधिकारी जो संकुल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर बैठे हैं, उन सबको ही जाता है। तो अब हमारी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ गई। एक तरफ तो ये इंश्योर करना है कि सभी विद्यालय हमसे जुड़ जाए, हर साल जुड़े रहे, और दूसरी तरफ हमें क्वालिटी के ऊपर, गुणवत्ता के ऊपर भी और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये मानते हुए आप भी मेरे से के साथ यू विल एग्री विद मी दैट हमारी क्वालिटी डेटा की है वो काफी अच्छी हो गई। अब हमें कॉन्फिडेंस भी आ गया है कि हमारी डेटा की गुणवत्ता काफी अच्छी होगी। कुछ इश्यूज हैं जो हमेशा बने रहेंगे, चाहे वो छोटा सा एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे लक्षद्वीप जैसा हो जहां पर केवल 48 स्कूल हो, या चंडीगढ़ जैसा स्कूल छोटे सा UT हो, जहां 193 स्कूल हो, या उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य हो जहां पर 2,40,000 विद्यालय हो। EMIS की प्रॉब्लम सब जगह एक जैसी है। डेटा समय पे नहीं आता, गुणवत्ता वाला नहीं आता, कुछ स्कूल छूट जाते हैं, हेडमास्टर साहब सीरियसली नहीं पढ़ते हैं, डेटा की चेकिंग नहीं होती है, डेटा एंटर करने में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, डिसेमिनेट नहीं कर पाते हैं, शेयरिंग नहीं हो पाती है। ये सारी समस्याएं जो हैं, वो छोटा सिस्टम हो या बड़ा सिस्टम हो, एक समान है। पूरे देश में ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अलग अलग
देशों में भी ये सारी समस्याएं ऐसी है। डाइस की डेटा की गुणवत्ता एक बार में नहीं बढ़ सकती, ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। धीरे धीरे ही हम इस लेवल पे पहुंचे हैं और धीरे धीरे ही बाकी के जो एरिया जो कंसर्न है, हमें पता है अभी भी हमारे डेटा में क्या क्या कमियां रह गई, उसको ठीक करवा रहे हैं। आपकी मदद से ही ठीक हो सकता है, आपके सहयोग से ही इस कार्य को और आगे लिया जा सकता है। लेकिन ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, निरंतर चलने वाला कार्य है, एक बार में ये पूरा होने वाला नहीं है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि 100% सिस्टम एरर फ्री है, ऐसा कोई सिस्टम कहीं भी नहीं है। तो हमने काफी आगे हम गुणवत्ता की तरफ बढ़ गए हैं, लेकिन और कुछ गुंजाइश अभी भी है। तो मुझे पूरा विश्वास है, इस जैसे आपने देखा हमारा डेटा कैप्चर फॉर्मेट, या उसके पहले मैं ये कहूंगा बड़ी बड़ी स्कूल भी है, जैसे ये विद्यालय जहां हम बैठे हैं बहुत बड़ी स्कूल है, एनरोलमेंट भी खूब होगा, हजारों में ही होगा, और टीचर भी मेरे ख्याल से 180 के आसपास ही होंगे, ज्यादा ही होंगे, बल्कि बहुत बड़ी स्कूल है। ऐसी विद्यालयों में हेडमास्टर साहब जो हमारे रेस्पोंडेंट हैं, प्रिंसिपल साहब, वो इस कार्य को खुद नहीं करते, दूसरे को जिम्मेवारी दे देते हैं। हेड टीचर को दे दिया, मिड डे मील वाले को अलग से दे दिया, तो ये आपस में बांट कर इस सारे कार्य को किया जाता है। लेकिन हमारा ये मानना है, जब इस फॉर्म को भर के हेडमास्टर साहब को दिया जाता है तो हेडमास्टर साहब बगैर डेटा कैप्चर फॉर्मेट को पलटे हुए ही साइन करके ठप्पा मार देते हैं कि चलो भैया मेरी जिम्मेवारी तो खत्म हुई, आगे ब्लॉक सीआरसी को दे दो, सीआरसी भी थोड़ा बहुत चेकिंग करके वो ब्लॉक को दे देंगे, डेटा एंट्री वहां हो रही तो ठीक है, नहीं तो वो डिस्ट्रिक्ट पर दे देंगे। मेरा ये निवेदन है कि अगली बार आप ये पूरा कोशिश करें कि हेडमास्टर साहब तक ये मैसेज पहुंचाएं कि भैया फॉर्म को पलट के भी देखना है कि जो जिसको जिम्मेवारी दी है वो क्या भर के क्या लाए, कम से कम ये तो देख लें क्या इंफॉर्मेशन भर के आई है। हम ये नहीं कह रहे कि हर हेडमास्टर साहब ऐसा ही करते हैं, लेकिन ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ज्यादातर हेडमास्टर साहब बगैर उस इंफॉर्मेशन को देखते हुए अपने सिग्नेचर और सील दे देते हैं। ये मैसेज निश्चित रूप से अगली बार पहुंचाना है कि भैया आपको भी चेक करना है, और हेडमास्टर साहब अगर चेक करेंगे तो जो जिसको जिम्मेवारी हेड टीचर को दी है वो भी देखेंगे यार हेडमास्टर साहब ने आज तक तो चेक नहीं किया, अब तो ये चेक करने लग गए, तो वो भी थोड़ा और विजिलेंट हो जाएगा और पक्की सही जानकारियां हमारे प्रपत्र के माध्यम से बढ़ के आने लग जाएगी। आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में सभी 665 जिलों में सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत पूरे वर्ष में करीबन 35,000 करोड़ रुपया केवल आपके डेटा के बेसिस के ऊपर ही खर्च हो रहा है। पूरे भारत के अंदर अगर प्लान बन रहे हैं तो डाइस के डेटा के बेसिस पे ही बन रहे हैं, और कोई स्रोत नहीं और कोई संदर्भ नहीं और कोई रेफरेंस नहीं है, केवल सोर्स है तो वो डाइस ही है। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य से आप सब लोग जुड़े हुए हैं। तो पहला मुद्दा तो ये है, हेडमास्टर साहब तक ये बात पहुंचानी थी, अगली वर्ष हम पहुंचाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि अगले वर्ष भी इसी तरह का एक कार्यक्रम हम रखें और बहुत पहले रखें, ताकि ज्यादा फायदा मिल सके हमारे सारे कार्य को और आगे ले जाने में। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा कि हमारा प्रपत्र डेटा कैप्चर फॉर्मेट 95% से भी ज्यादा सब छपा हुआ है, प्रिंटेड। उसमें केवल एनरोलमेंट का आंकड़ा है, एनरोलमेंट बाय कैटेगरी और टोटल, एज और ग्रेड और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये 3 इंफॉर्मेशन है, यही भरी जानी है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी छपी हुई है। और इसके साथ साथ टीचर का जो आंकड़ा छपा हुआ है उसको चेक करवाना है, वेरीफाई करना है। कोई टीचर छोड़ के तो नहीं चले गए, कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं बढ़ गई, कोई नया टीचर तो नहीं आ गया, उसको हमें अपडेट कराना है। लेकिन हमारा ये मानना है, ज्यादातर हमारी मानसिकता ऐसी है, जब किसी भी प्रपत्र को भरते हैं तो हम केवल यही देखते हैं कि खाली जगह कहाँ है उसको भर दें, और जो छपी हुई है भरी हुई है उसको कोई नहीं पढ़ता। हमारा मार्गदर्शन गाइडेंस इस बार ये था, और पूरे हिंदुस्तान में इसको अच्छी तरह से लागू किया था,
और शायद आप लोगों ने भी इसको करवाया होगा कि जहां कहीं भी, यानी कि नंबर 1 भरे हुए फॉर्म को भी चेक करवाना है, और जहां कहीं भी गलती है उसको लाल सही से गोला कर दें, ताकि हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर जब इसको एंटर करेगा तो 1 सेकंड में उसको ठीक कर देगा। शायद आपने करवाया होगा, नहीं करवाया हो तो इस पॉइंट को भी नोट कर ले। अगली बार हम फिर हेडमास्टर साहब तक जाएंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है, हमारा ये मानना है, ये सारे कार्य जो हम राष्ट्रीय स्तर पर बैठकर करवाना चाहते हैं डाइस की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, इसको अगर कोई ठीक करवा सकता है तो केवल एंड केवल हमारे सीआरसी कोऑर्डिनेटर करवा सकते हैं, जो सबसे नीचे स्तर पर स्कूल के बाद में कार्य कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज आपके पास में 20 से 25 स्कूल होगी, कोई 20-25 स्कूल होती है, 18-20 आपकी टिप्स के ऊपर ये सारी जानकारियां होती है कि आपके सीआरसी में कितने स्कूल है, कितने प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है, उनका मैनेजमेंट क्या है, रिकॉग्नाइज कितनी है, अनरिकॉग्नाइज अगर है तो वो कितनी है, लड़कियों वाली कितनी है, बॉयज गर्ल्स कितनी है, उस स्कूल के अंदर बाउंड्री वॉल है या नहीं, कितने टीचर हैं, अंदाजन कितना एनरोलमेंट है, कितनी कक्षाएं हैं, ये सारी जानकारियां ज्यादातर, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं हम लोग, मुझे पता है कि सीआरसी के टिप्स पे होती है सब जानकारी, और टिप्स पे अगर नहीं होती है तो ज्यादातर जगह पर हमारा सीआरसी और बीआरसी कोऑर्डिनेटर एक छोटी सी डायरी रखता है, उस डायरी में ये सब इंफॉर्मेशन। तो हमारा ये मानना है कि इस इंफॉर्मेशन की गुणवत्ता को अगर कोई बढ़वा सकता है तो केवल सीआरसी बढ़ा सकता है और कोई नहीं करवा सकता, क्योंकि केवल सीआरसी लेवल पे ही ये चेक किया जा सकता है। ऊपर आ गया ब्लॉक पे चेकिंग पूरी नहीं हो पाएगी। हालांकि हमने कहा है कि 20% फॉर्म को बीआरसी लेवल पे भी चेक करना है, 10% फॉर्म्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चेक करना है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे उस इतना ज्यादा रीग्रेस चेकिंग हमारे फॉर्म की नहीं हो पा रही है। लेकिन आप सबको ये मार्गदर्शन था कि आप सब आपके अंतर्गत आने वाले स्कूलों में हर जगह फॉर्म पहुंचाएंगे, जो स्कूल छूट गई है उसको भी कवर कराएंगे, और जो फॉर्म भर के आ गए हैं उसको आप थॉरली 100% बेसिस के ऊपर चेक करवाएंगे। आपने शायद ये कार्य किया ही होगा। जब हम चेक करते हैं, अब क्या है कि छोटी छोटी कमियों की वजह से हमारी डेटा की क्वालिटी के बारे में बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लगते हैं। हालांकि ये प्रश्न चिन्ह लगने थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन बंद नहीं हुए। बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह कभी कभी लग जाते हैं। थोड़ी सी 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण के रूप में देता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि अभी भी बहुत सारा कार्य डेटा को फॉर्म में भरते वक्त किया जाना है। सॉफ्टवेयर आपने बहुत अच्छा बना दिया, वेबसाइट बहुत अच्छी बना दी, डेटा पंचिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर फॉर्म भरने वाले व्यक्ति ने ही फॉर्म को अच्छी तरह से नहीं भरा है तो सॉफ्टवेयर कितना भी अच्छा हो, डेटा की क्वालिटी के ऊपर हमेशा प्रश्न चिन्ह बने रहे। अभी पिछले वर्ष के डेटा को हम एनालिसिस कर रहे थे तो हमने देखा बहुत सारे विद्यालयों ने एक ही जिले में, एक ही ब्लॉक में, एक विद्यालय कह रहा है कि पिछले वर्ष हमारा स्कूल 220 दिन चला था, नंबर ऑफ डेज स्कूल फंक्शन 220 दिन। उसी ब्लॉक में दूसरा विद्यालय कह रहा है उसका स्कूल तो केवल 99 डेज 2 डिजिट में चला था। अब ये कैसे संभव है, ये आपको पता है। अगर ये सही है तो इसको सही रहने दें, चेंज नहीं करना है। अगर हमें चेक करना है, चेंज नहीं करना है, कोई भी डेटा जो भरा हुआ है उसको चेंज करने की, उसको मॉडिफाई करने का जिम्मेवारी केवल एंड केवल उसी व्यक्ति को है जिसने इस फॉर्म को भरा है। हमारी जिम्मेवारी है कि हम चेक कर लें कि भैया एक स्कूल तो 90 दिन चला, दूसरा स्कूल 220 दिन चला, ऐसा कैसे संभव हुआ। ऐसा सही है तो सही रहने दें, नहीं तो इसको ठीक करवाएं। बहुत सारे विद्यालयों ने पिछले वर्ष ये बताया कि एक टीचर है, वो एक टीचर नहीं, उनके स्कूल में ऑन एन एवरेज टीचर एक दिन में 10 घंटे पढ़ाते हैं, 10 घंटे तक स्कूल में रहते हैं। अगर ये सही है तो आप इसको सही रहने दें, लेकिन चेक जरूर करवा लें कि 24 घंटे में से 10 घंटा स्कूल में अध्यापक पढ़ा रहे हैं क्या। अगर इतना दोस्तों संभव हो जाता तो
तो आज गुणवत्ता के ऊपर इतनी बड़ी क्वालिटी पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। 10 घंटे किसको कहते हैं। और तो और बहुत से विद्यालयों ने यह भी बताया कि बच्चे भी स्कूल में अभी भी है आरटीई का डेटा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का डेटा आप देख लो, आपको मेरे से ज्यादा पता है। ये मुद्दा नहीं है कि कितना इंप्लीमेंट हुआ है क्या हुआ है, बट जो आंकड़ा आ रहा है आप देखोगे ज्यादातर सब आरटी की कॉलम खाली 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 आ रहा है। या तो कुछ हुआ नहीं है आरटी के बारे में, या अगर हुआ है तो डेटा हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। कितने आउट ऑफ स्कूल बच्चों की हमने चिन्हित आइडेंटिफाई कर लिया है और उनको 3 महीने से 2 साल की ट्रेनिंग देके एज अप्रोप्रिएट गेट में बिठा दिया है। ये कार्य कैसा चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं आ रही है। 25% रिजर्वेशन जो कोटा है आपके यहाँ तो शायद लागू भी नहीं हुआ। हमारे स्कूलों के लिए, सरकारी के लिए तो नहीं, सेपरेटरी नहीं, आपके यहाँ शायद अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 25% रिजर्वेशन कोटा का डेटा भी हमारे डाइट में फॉर्म में तो है, बट वो खाली खाली आ रहा है। इसी तरह स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का आंकड़ा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बन गई क्या ये तो आ रहा है डेटा, उसमें कितने मेंबर्स हैं 10, 12, 8, 7 वो भी आ रहा है। लेकिन इसके आगे हमें एज ए सीआरसी कोऑर्डिनेटर भी देखना है कि ये सीआरसी की मीटिंग कब होती है, साल में, महीने में, कौन कितने जो इसके मेंबर्स हैं वो कितने आते हैं। क्योंकि सीआरसी को हमने बहुत जिम्मेवारियां दे रखी है, बहुत जिम्मेवारियां, एज इफ ये समझ कर कि उनके पास में और कोई कार्य नहीं, केवल ये। आप ईमानदारी से देख लीजिए पिछली बार आप अपने बच्चे की स्कूल में कब गए थे। मेरा बच्चा अब तो बड़ा हो गया है, 1 से 12 तक मेरे ख्याल से 12-13 बार हम गए होंगे साल में, एक बार रिपोर्ट कार्ड पे साइन करने या बस ये पार्टिसिपेशन है हमारा। लेकिन हमारे सीआरसी से एक्सपेक्टेशन है कि वो स्कूल के कार्यों में हेडमास्टर साहब की मदद करेंगे। जिम्मेवारी उनको दी गई है कि यूनिफॉर्म का कलर क्या होगा, कपड़ा कहाँ से लेना है, कहाँ से सिलाया जाएगा, और डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ स्कूल के बारे में भी। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। उसके अलावा राइट टू एजुकेशन तो ये भी कहता है कि सीआरसी को 3 दिन की ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद में हेडमास्टर साहब से मिलकर सीआरसी है स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाएगा। अब ये संभव है या नहीं है, मैं तो केवल ये चर्चा कर रहा हूं कि भाई डाइस के अंदर आरटी के बारे में बहुत सारी जानकारियां जो है बहुत कम अधूरी आ रही है, इसका भी हमें ध्यान देना है। आपने निश्चित रूप से जो नए 10 वेरिएबल हमने इस बार जोड़े थे, जो हमने ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन से लिए थे, उसको भी आपने अच्छी तरह से जांच करवा ली होगी। उसमें ज्यादातर सेकेंडरी लेवल के स्कूल के आंकड़े से संबंधित थे। स्कूल में प्रिंटर है क्या, इंटरनेट है क्या, कितने कंप्यूटर है, या एक आंकड़ा, एक नया वेरिएबल डाला था मोबाइल नंबर ऑफ टीचर, इस बार डाला था पहली बार, या एक और डाला था कि टीचर को कंप्यूटर द्वारा शिक्षा देने के लिए कोई ट्रेनिंग हुई है नहीं हुई है। आपने इन नए वेरिएबल्स की भी जांच अवश्य करवाई ली होगी। कुछ और वेरिएबल है छोटे छोटे, जो 1-2 और आपको मैं बताता हूं। बहुत से विद्यालयों में अभी भी सारे प्रयास करने के बाद टोटल एनरोलमेंट बाय एज और एनरोलमेंट बाय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये तीनों नहीं मिलते। अगर एक विद्यालय में 400 बच्चे हैं, चाहे वो टोटल ले लो, चाहे आयु वर्ग के हिसाब से ले लें या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ले लो, वो 400 जाना चाहिए। लेकिन कहीं 410 आ रहा है, कहीं 400 आ रहा है, कहीं 390 आ रहा है। इसको भी अच्छी तरह से हमें जांच करवा लेनी चाहिए। एक छोटा सा पॉइंट है, अगर उसमें अगर ध्यान दे दें तो हमारी डेटा के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगते हैं गुणवत्ता के ऊपर, वो और शायद थोड़ा कम हो जाएंगे। ये एक छोटा सा बिंदु था। एक दूसरा बिंदु और है, ये भी आपने शायद जांच करवा ली होगी कि इस वर्ष ग्रेड 3 में एनरोलमेंट है 80, लेकिन पिछले वर्ष ग्रेड 2 में उस स्कूल में एनरोलमेंट था 65। अभी 65 से 80 बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि ये 65 से 80 बच्चे कैसे हो गए, 15 बच्चे अतिरिक्त कहां से आ गए, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और अगर ये जानकारी हमें नहीं है कि अतिरिक्त 15 बच्चे कहां से आ गए, तो ये बहुत, मेरे हिसाब से तो ये क्राइम है।
हम ये नहीं कह रहे कि आप 65 से 80 कर दें, 80 से 65 कर दें। हम तो केवल ये निवेदन कर रहे हैं कि हमें जानकारी होनी चाहिए इस स्कूल के अंदर ये अतिरिक्त एडिशनल 15 बच्चे पिछले वर्ष से और इस वर्ष में कैसे आ गए। अगर इस वर्ष एनरोलमेंट ज्यादा है और पिछले साल कम था तो सारी जो ड्रॉप आउट रेट, प्रमोशन रेट, रिपीटेशन रेट, ट्रांजिशन रेट, कंप्लीशन रेट और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, वो सारे के सारे इंडिकेटर्स हमारे बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, उनका कोई भी तरह का कोई वैल्यू नहीं रहता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको ऊपर हमें और ध्यान देने की जरूरत है। हमें पूरा विश्वास है कि अगले वर्ष या मौका मिले तो अभी भी अगर संभव हो तो कुछ बिंदुओं के ऊपर आप ध्यान देंगे। कुछ लोग कहते हैं साहब आप इस सारी इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में डाल दो। पब्लिक डोमेन में मतलब इंटरनेट में डाल दो ताकि लोग इसको देखेंगे। तो ये सारी जानकारियां जो आप हमें देते हैं 2005-6 से लेके आज 2013-14 में, और अब तो हमने 2014-15 के आंकड़े भी डालने शुरू कर दिए हैं जिसका आंकड़े हमारे पास में आ गए हैं। ये सभी की सभी हमारी वेबसाइट dice.in और schoolreportcards.in के ऊपर उपलब्ध है। schoolreportcards.in जो मैंने आपको बताया जिसको 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, उसको आप देखें। आप अपने जिले का, अपने ब्लॉक का, अपने क्लस्टर का और क्लस्टर के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों का स्कूल रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं। सारे विद्यालय जो डाइस से जुड़ गई हैं उन सभी के स्कूल रिपोर्ट कार्ड पिछले 2005-6 से लेके अभी तक सभी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। और सैकड़ों लोग स्कूल रिपोर्ट कार्ड.in, सैकड़ों लोग प्रतिदिन हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, उसकी सारी जानकारियां हमारे पास में हैं, खूब लोग आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम ये मानते हैं कि अगर इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा दी जाए तो चांसेस है कि लोग उसको यूज करेंगे, और लोग अगर उसको यूज करेंगे तो चांसेस है कि डेटा की गुणवत्ता के बारे में प्रश्न चिन्ह उठेंगे। और यही एक माध्यम है कि हम हमारी डेटा की गुणवत्ता को और सुधार सकें और इंप्रूव कर सकें। तो जब से हमने इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को, हमारे जो स्कूल रिपोर्ट कार्ड को पब्लिक डोमेन में दे दिया है, अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से अलग अलग तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। 2-3 मैं आपको उदाहरण के रूप में यहाँ बताना चाहूंगा, क्योंकि उससे आपको भी पता चलेगा कि अभी भी बहुत कार्य किया जाना बाकी है। इतना कुछ अचीव होने के बाद भी अभी भी डेटा की गुणवत्ता के विषय में हमें और भी कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। अभी 4-5 साल पहले, अब तो हम इकट्ठा नहीं करते ये आंकड़ा कि भाई पूरे भारत में ऐसे कितने विद्यालय हैं जहां पर ब्लैक बोर्ड नहीं है। ये बंद कर दिया है, अभी हमारे डेटा कैप्चर फॉर्मेट में नहीं है। ये माना जा रहा है कि हर विद्यालय जो है उसमें डेटा कैप्चर ब्लैक बोर्ड तो है ही। लेकिन 5 साल पहले जब ये आंकड़ा हमने डिसेमिनेट किया तो उसमें एक राज्य पंजाब में ये निकल के आया कि 720 स्कूल के अंदर ब्लैक बोर्ड नहीं है। तो पंजाब के शिक्षा मंत्री ने बहुत ही मजाक उड़ाया कि हमारे जैसे विकसित पर कैपिटा इनकम इतनी ज्यादा है उस राज्य में, हाउ फनी इट इज, कैसे स्कूल के अंदर 720 स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं। एक जांच बिठाई, उस जांच में ये निकल के आया, अधिकांश उन स्कूल के हेडमास्टर साहब जो रेस्पोंडेंट हैं उन्होंने बताया कि हमने तो इसमें लिख दिया कि स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं है, ये जानते हुए कि हमें और ज्यादा ब्लैक बोर्ड मिल जाए। ये 5 साल पहले की बात है। इसमें काफी अंडरस्टैंडिंग में भरने वाले हेडमास्टर साहब में, रेस्पोंडेंट में काफी अंडरस्टैंडिंग में काफी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। और हम हर जगह ऐसा नहीं हो रहा है। एक उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया कि ऐसा भी पहले होता था और शायद अभी भी कहीं हो रहा होगा। हमारा उद्देश्य है कि सही सही जानकारियों को बढ़कर आगे पहुंचाना और यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन की ट्रू स्थिति को प्रेजेंट करना, न कि ट्रूथ को हाइड करना। जो सच्ची बात है उसको छुपाना नहीं है, बल्कि जो सच्ची बात है उसको लोगों तक पहुंचाना है। और जब से ये मीडिया में और इंटरनेट के माध्यम से आया है, हमें बहुत मदद मिली है हमारी डेटा की गुणवत्ता को बढ़ाने में। तो पहला उदाहरण तो मैंने आपको ये दिया।
दूसरा भी एक सज्जन है जिन्होंने मुझे एक मेल भेजा और कहा कि साहब ये डेटा तो आपका सही नहीं है, फर्जी है ये आंकड़ा, फोर्ज्ड है, तो बनाया हुआ आंकड़ा है। हमने कहा पूरा हिंदुस्तान इस कार्य से जुड़ा हुआ है, सब मेहनत कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? तो वो कह रहे हैं आपका रिपोर्ट कार्ड, हमारे रिपोर्ट कार्ड में पूरे हर स्कूल का 2 पेज का एक रिपोर्ट कार्ड है, सारे आंकड़े जो आप DCF में भर के देते हैं उसमें ज्यादातर उसमें छप जाता है, छपका आता है। तो वो कह रहे हैं आपका स्कूल रिपोर्ट कार्ड कह रहा है स्कूल के अंदर पक्की बाउंड्री वॉल है, और उसने एक फोटो भेजी, उसको लिंक को दबाया तो वो टूटी फूटी बाउंड्री वॉल थी, कचरा बिखरा हुआ था, मवेशी घूम रहे थे। वो कह रहा था ये तो आपका गलत है। हमने तुरंत उस रिशू को, उस फोटोग्राफ को स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के माध्यम से इस पॉइंट को उठाया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि निवेदन किया कि आप अगली बार इसको ठीक करवा दें, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक हो जाए। बट हमारा ये धर्म है कि इस तरह के जो डेटा के अंदर गड़बड़े हैं उन तक रेस्पोंडेंट तक पहुंचाए जाए, ये कार्य भी हमने किया। तीसरी बात, अभी एक सज्जन का मेल आया और फिर फोन भी आया कि साहब आंकड़ा तो फर्जी है। यार ऐसा कैसे कह सकते हो, इतना मेहनत कर रहे हैं। क्या आपका रिपोर्ट कार्ड कह रहा है इस स्कूल में कोई हेडमास्टर नहीं और मैं तो इस स्कूल का हेडमास्टर हूं। तो भैया जब आपने ये डेटा दिया होगा तो शायद आप उस समय पोस्ट डेटवा नहीं होंगे, या डेटा सही नहीं दिया होगा, अधूरा भर के दिया होगा। तो हमने निवेदन किया कि जल्दी से जल्दी CRC और BRC कोऑर्डिनेटर से संपर्क करें। 2014-15 का आंकड़ा हम इकट्ठा कर रहे हैं, आप पूरा जानकारी दें तो अगली वर्ष आपका नाम भी इंटरनेट में स्कूल के हेडमास्टर के रूप में हमारे रिपोर्ट कार्ड में आ जाएगा। अगर आप सही भर के देंगे तो आएगा, नहीं तो अपने आप तो नहीं आने वाला। ये तीसरी है। और एक लास्ट में एक और है जो बहुत ही सीरियस है। एक बेंगलोर से सज्जन हैं, उन्होंने अभी फोन किया कुछ दिन पहले और उन्होंने कहा कि ये 2 स्कूल का आईडी है, 2 स्कूल का 11 डिजिट का आईडी दिया और उन्होंने कहा कि तुरंत इन स्कूल के रिपोर्ट कार्ड को वेबसाइट से हटाओ, अन्यथा मैं आपको कोर्ट में ले जाऊंगा। घसीटूंगा बोलते हैं मैं आपको कोर्ट में ले जाऊंगा। घबरा गए भैया हम तो। मैंने यार क्या इतना मेहनत किया, अवार्ड भी ले ली, सब कुछ, आप मेहनत भी कर रहे हैं, आपको क्या हो गया? तो वो कह रहे हैं आपका रिपोर्ट कार्ड कह रहा है कि स्कूल में कंप्यूटर नहीं है। मैं आज सुबह ही अपने बच्चे के स्कूल में गया हूं, कंप्यूटर देख के आया हूं, कंप्यूटर है वहां पे और 800 रुपए प्रति माह मैं कंप्यूटर की फीस दे रहा हूं और आपका स्कूल रिपोर्ट कार्ड कह रहा है कि स्कूल में कंप्यूटर नहीं है। बिल्कुल फर्जी है भैया। हमने तुरंत वहां पे लेके गए उस इशू को, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के स्कूल तक पहुंच गए, कुछ गड़बड़ में पकड़ में भी आ गई, लेकिन ये भी ऐसा भी हो रहा है। भैया ऐसे कैसे संभव है? बगैर स्कूल में जाए तो इस तरह का इंफॉर्मेशन दिया होगा कि स्कूल में कंप्यूटर नहीं है। तो इतना उपलब्धि होने के बाद भी आज स्थिति ऐसी है कि कहीं कहीं पर, सब जगह नहीं, कहीं कहीं पे 15 लाख स्कूल है, 15,18,160 व्यक्ति उसको भरने वाले हैं। कोई कमी भी रह सकती है, हमेशा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। इस तरह के कार्यक्रम आप लोग भी करते हैं, आगे भी होते रहेंगे। यही एक माध्यम है कि हम हमारी डेटा की गुणवत्ता, क्वालिटी को और अगर अच्छी तरह से कर सकते हैं तो इस तरह के जो इंटरेक्शन है इसके माध्यम से ही हम इसको और ठीक कर सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि 2014-15 का आंकड़ा आपका और ज्यादा शुद्धता और गुणवत्ता वाला होगा और 2015-16 जो कार्य अभी थोड़ी देर बाद में हम शुरू करेंगे उसमें आप इन सब बिंदुओं के ऊपर पूरा ध्यान लगाएंगे। कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो अभी हमने इन 18-19 राज्यों में जो हमने घूम के देखी है, तो थोड़ा सा प्रकाश में आपको अवगत आपको भी कराऊं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अब आज की तारीख में हर जगह विद्यालय है। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स की व्यवस्था हर जगह पर, एक्सेस इज नो मोर ए प्रॉब्लम। एक्सेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। 205 मिलियन 20 करोड़ 50 लाख बच्चे हैं हमारे पूरे सिस्टम में भारत के अंदर 6 से 14 वर्ष के। उसमें से करीबन 19 करोड़ 90 लाख बच्चे हमारे 1 से 8 कक्षाओं में। कुछ विद्यालयों में कुछ जगहों पे
अभी भी विद्यालय छोड़ के चले जाते हैं। अब मैं डाइस के बारे में नहीं, दूसरी बातें आपसे के साथ में शेयर करना चाहता हूं। जब हमारा सेशन शुरू होता है, ये स्कूल है, एक स्कूल का क्लासरूम है, इस दरवाजे से सारे बच्चे स्कूल में आ जाते हैं, भर्ती हो जाते हैं। हम उन सब की गणना कर लेते हैं। सारे जो मानक है या इंडिकेटर्स है, जो ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो, नेट एनरोलमेंट रेशियो, नाम आपने शायद सुने होंगे, ये सब कैलकुलेट कर लेते हैं और बड़े खुश होते हैं कि भैया NER बच्चे पार्टिसिपेशन बच्चों का बढ़ गया पिछले साल से कंपेयर करें तो। लेकिन एक साल खत्म होने से पहले ही उस दरवाजे से बहुत सारे बच्चे विद्यालय से बाहर चले जाते हैं। कोई 1 साल में चला जाता है, कोई 2 साल में चला जाता है, कोई तो 3 साल सिस्टम में रहने के बाद में भी ड्रॉप आउट हो जाता है। ऑन एन एवरेज डाइस के डेटा के बेसिस के ऊपर एक ड्रॉप आउट बच्चा है करीबन 3 साल सिस्टम में रहता है और फिर ड्रॉप आउट हो जाता है। तो हमारी सिस्टम की जो एफिशिएंसी है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। 3 साल बच्चा सिस्टम में रहने के बाद में अगर हमारे स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। पिछले वर्ष हमारे पास में 134 मिलियन 13 करोड़ 40 लाख बच्चे 1 से 5 कक्षाओं में थे। उसमें से करीबन 4.5% बच्चे, जो नंबर 4.5% तो बहुत कम लग रहा है, लेकिन नंबर अगर देखें तो करीबन 2 मिलियन 20 लाख बच्चे हमारे सिस्टम से ड्रॉप आउट हो गए। एक तरफ तो माँ बाप अपनी ड्यूटी कर रहा है, बच्चे को सिस्टम में भेज रहा है। इस सिस्टम के अंदर, इस क्लासरूम के अंदर, इस कक्षा के अंदर कुछ ना कुछ कमियां जरूर है। बाद में कुछ ना कुछ कमियां जरूर है सिस्टम के अंदर, जिसकी क्योंकि माँ बाप अपनी ड्यूटी निभा रहा है, वो बच्चे को भेज रहा है स्कूल में 7 घंटे 6 घंटे बच्चा स्कूल में रह रहा है, उसके बाद में भी अगर बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता है तो कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह है। और जो बच्चे सिस्टम में ठहर रहे हैं, रुक रहे हैं, रिटेन हो रहे हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चे कक्षा 5वीं पास नहीं कर रहे हैं। जो 5वीं कक्षा पास कर रहा है वो 6ठी के अंदर एडमिशन नहीं ले रहा है। ट्रांजिशन रेट में भी बिटवीन ग्रेड 5 और ग्रेड 6 में भी 20% बच्चे वहां पे भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 20% बच्चे तो कक्षा 1 में जो एडमिशन लिया था और 5 में पहुंच नहीं रहे, 80% ही पहुंच रहे हैं। जो 80% पहुंच गए हैं उसमें भी 20% बच्चे कक्षा 6 में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो ट्रांजिशन में भी प्रॉब्लम है। और जो बच्चा पास हो जाता है, जो सिस्टम हमारा प्राइमरी और अपर प्राइमरी ग्रेजुएट यानी कक्षा 5 और कक्षा 8 पास करने वाले जो बच्चे हैं, जो सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी गुणवत्ता के ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। उसके पढ़ने लिखने की क्षमता के ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा। तो मैं ये कह रहा था, यूनिफॉर्म एक्सेस इज नो मोर ए प्रॉब्लम। एनरोलमेंट भी बढ़ गया है, ड्रॉप आउट रेट भी कम आ गई है, लेकिन जो लास्ट कंपोनेंट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन है, यूनिवर्सल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसके बारे में अभी भी बहुत कुछ कार्य किया जाना बाकी है। आपने देखा होगा हर साल पिछले 15 वर्षों से जनवरी माह के अंदर असर का सर्वे आता है। प्रथम का असर का आपने देखा होगा, अखबार में पढ़ते हैं कि भैया बच्चों की गुणवत्ता घट रही है, जो 5 साल पहले थी उससे भी कम हो गई है। देखा ही होगा आपने। NCERT का सर्वे भी कुछ इसी तरह की बात करता है। लेकिन मेरी एक पर्सनल विचार है, मैं व्यक्तिगत सोच है, क्या ऐसी कोई मुहिम तो नहीं चल रही है पूरे हिंदुस्तान में जिससे ये प्रूव कर दिया जाए कि सारे के सारे सरकारी स्कूल बेकार, सारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आता, उनके पढ़ने लिखने की क्षमता बहुत ज्यादा खराब है। और ये एक धीरे धीरे सोच बनती जा रही है पूरे भारत के अंदर कि प्राइवेट स्कूल के अंदर बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि सारे प्राइवेट स्कूल अच्छे नहीं हैं, सारे सरकारी स्कूल खराब नहीं है। अभी भी आप देखेंगे बोर्ड के अंदर एक्सेल करने वाले, पोजीशन लेने वाले बहुत सारे सरकारी स्कूल के विद्यालय हैं, वो भी रिमोट रूरल एरिया में पढ़ने वाले विद्यालय के बच्चे भी अभी बोर्ड के अंदर, राज्य के बोर्ड के अंदर बच्चे बहुत पोजीशन सरकारी स्कूल के भी ले रहे हैं। सारे सरकारी स्कूल एक जैसी नहीं है, सारे प्राइवेट स्कूल एक जैसी नहीं है। हर वर्ष सर्वे करके हम ये बताते चले जाएं कि तुम्हारे स्कूल में बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आता, पढ़ना लिखना नहीं आता, पढ़ना लिखना नहीं आता,
ये कोई सही बात है क्या? हमें पता है हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ने लिखने में कठिनाई आ रही है, सारे प्रयास किए जा रहे हैं बच्चों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। क्या सिस्टम के अंदर हमने कोई रेडिकल चेंजेस किया क्या कि एक साल के अंदर अंदर हमारे बच्चों की गुणवत्ता है जो ये सर्वे किए जा रहे हैं उसमें दिखलाई देने लगेगी? अगर हमने कुछ किया भी है तो ये कम से कम 5 साल 8 साल 10 साल लगेगा वो उसको रिफ्लेक्ट करने। बेहतर तो ये होगा सर्वे तो करना कम करें और कम से कम 200 स्कूल हरियाणा में ले लें, 10,000 बच्चे की जिम्मेवारी ले ले, असर प्रथम ले ले और 5 साल उनकी जिम्मेवारी लेके ये बताएं कि देखो साहब इन बच्चों की गुणवत्ता 5 साल पहले ऐसी थी और हमने इनको ट्रेनिंग देके या शिक्षा देके इनको आज इस लायक बना दिया है कि इनकी गुणवत्ता के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा सुधार हो गया है, ताकि हम भी उससे सीखें, बाकी के विद्यालय में इंप्लीमेंट करवाएं, हमारे टीचर ट्रेनिंग में के माध्यम से हम भी इंप्लीमेंट कराएं। लेकिन हर वर्ष ये कहना कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आता है, ये कोई हम क्या प्राइवेटाइजेशन की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं? क्या ऐसी सोच तो बनने नहीं जा रही है कि जैसे फैक्ट्री चलती है उसी तरह स्कूल भी चलाने के लिए प्राइवेट एजेंसीज को दे दी जाए? इसके बारे में भी सोच करना चाहिए। जब ये नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क बना था 2005 में, आपको पता है एनसीएफ बना था, तो कृष्ण कुमार जी जो इसको बनाने वाले थे एनसीईआरटी के डायरेक्टर, वो हर मीटिंग हर फोरम पे ये कहते थे कि हमारा एनसीएफ बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो लोगों ने प्रश्न लगाए कि आप कैसे कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है? तो उन्होंने कहा कि साहब आप 2022 तक इंतजार करें, जब पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक 2005 का एनसीएफ पढ़कर बच्चा किताबें पढ़ के बच्चा बाहर आ जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि वो एनसीएफ अच्छा है या नहीं है। लेकिन हम तो यहाँ पर हर साल हर वर्ष इस तरह के सर्वे कर करके कह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ने लिखना नहीं आ रहा है, हमने कोई रेडिकल चेंजेस नहीं किया। जो कुछ कार्य हम करना चाहते हैं ये केवल उन बच्चों के लिए है जो बच्चे सिस्टम में हैं, या उन बच्चों के लिए है जो सिस्टम में अभी भी लाने हैं। केवल कुछ बच्चे रह गए। व्यक्तिगत रूप से मैं ये भी मानता हूं कि हमें सारा जोर है वो उन बच्चों पर लगा देना चाहिए जो सिस्टम के अंदर है। कुछ बच्चे ही तो अब सिस्टम के बाहर हैं। विकसित देशों में भी ऐसा नहीं है कि 100% सारे बच्चे स्कूल में आ गए। कुछ बच्चे हमेशा सिस्टम से शिक्षा से वंचित रहेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सारी एनर्जी उन पे नहीं लगाकर जो बच्चे सिस्टम में है उस पर अगर लगा दें तो हमारा कुछ भला शायद हो सकता है। एक बात और है, अभी पिछले कुछ 2 साल पहले अभी भी लोग उसको कोट करते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी की थी कि भैया ऑन एन एवरेज हमारे टीचर है वो 78% टीचर है वो ही प्रेजेंट रहते हैं और 22% बच्चे हैं वो टीचर्स हैं वो हमेशा एब्सेंट रहते हैं, स्कूल आते ही नहीं। मेरा ये मानना है कि इन 22% को छोड़ दो यार, आप 78% के ऊपर जोर लगा दो, वो स्कूल में आके क्या करते हैं? हमारा भला तो हो जाएगा। हमारा भला तो तभी हो जाएगा जब 78% अच्छी तरह से कार्य करने लग जाएंगे, अच्छी तरह से गुणवत्ता वाली शिक्षा देने लग जाएंगे और वो स्कूल क्लासरूम में ट्रांजिट होने लग जाएगी। हमारा काम तो तभी हो जाएगा, लेकिन ये कार्य तो हो नहीं रहा है। टीचर तो स्कूल में आ रहा है, 78% तो आ ही रहा है, चलो मैं तो मानता हूँ 100% भी आ रहा है, बट आके क्या करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जब स्कूल में आया तो मैंने देखा यहाँ पे भी बायोमेट्रिक लगी हुई है। बायोमेट्रिक है ना, बायोमेट्रिक तो ठीक है, टीचर समय पर आया नहीं आया, बट आने के बाद में और जाने से पहले बीच में क्या करता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे लिए। और पिछले वर्ष पूरे हिंदुस्तान में 22 लाख टीचर्स की इन सर्विस ट्रेनिंग हुई। आप लोगों की भी होती होगी एसएसए में 10 दिन की, 12 दिन की, 15 दिन की। मेरा ये मानना है ज्यादातर ये ट्रेनिंग हमारी जरूरत के हिसाब से नहीं होती, ये खाना पूर्ति बन के रह गया है। क्योंकि एससीईआरटी है, आपके यहां भी है, पूरे भारत में है। एससीईआरटी एक आदेश दे देती है डाइट्स को कि भैया अगले साल 3 प्रोग्राम करने हैं, 3 दिन उसका ड्यूरेशन होगा, 30 उसमें पार्टिसिपेंट होंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाई 120 रुपया, ऐसे तो बजट बनता है हमारा। क्यों नहीं हम टीचर से पूछें आपकी जरूरत क्या है? क्यों नहीं हम टीचर की नीड बेस्ड जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग की व्यवस्था क्यों नहीं करें?
जब तक हमें ये पता नहीं होगा टीचर की जरूरत क्या है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं 100 कर दें आप, हमारे बच्चों की गुणवत्ता पढ़ने लिखने की है वो बढ़ने वाली नहीं है। कैसा पता करें हम टीचर की जरूरत क्या है? हो सकता आप जब आप भी टेस्ट लेते होंगे, अब सीसी के नाम से तो हर जगह तो टेस्ट ही बंद कर दिए भैया, क्योंकि कोई एग्जाम नहीं, कोई टेस्ट नहीं। मुझे नहीं पता हरियाणा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके यहाँ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। माँ बाप खुश नहीं है इससे, माँ बाप भी एग्जाम चाहते हैं जैसे पहले होते थे, टीचर भी चाहता है एग्जाम हो। टीचर कह रहा है, मैं ये अनुभव आपको सुना रहा हूं जो हमने अभी कुछ राज्यों का दौरा किया उसके बेसिस के ऊपर। 6ठी कक्षा में पढ़ाने वाले हेडमास्टर साहब और टीचर कह रहे हैं भैया मैं क्या करूं, जो 5वीं कक्षा पास करके मेरे पास में बच्चा आ रहा है उसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता। 9th क्लास में जो बच्चा 8th पास करके आ रहा है उसको पहले 2 महीने तो गिनती सिखाते हैं, फिर 1 महीने पढ़े सिखाते हैं, तो मैं उसको बच्चा उसको कैसे सिखा दूं? मैं प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर साहब, अपर प्राइमरी का हेडमास्टर साहब कहते हैं कि भैया मैं क्या करूं, मेरे यहाँ तो सारे गरीब बच्चे हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बच्चे हैं, वो घर में कुछ पढ़ाते नहीं है, ट्यूशन कुछ देते नहीं है, इसलिए हमारी तो हम उसको कैसे ठीक करते हैं? आप प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हो, प्राइवेट स्कूल में तो सब ट्यूशन लगाते हैं, वो कोचिंग देते हैं, माँ बाप घर में होमवर्क भी करवाते हैं, हम क्या करें? तो मेरा कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि माँ बाप भी चाहते हैं कि कुछ एग्जाम जैसी व्यवस्था हो, चाहे सीसीई के अंतर्गत ही हो, लेकिन कुछ तो हो। और टीचर भी चाहता है, अब टीचर को पता है बच्चा कोई डिटेन नहीं होगा, तो कुछ टीचर ऐसे हो सकते हैं कि भैया पढ़ाने वो या नहीं पढ़ाओ क्या है, बच्चा तो आगे बढ़ ही जाएगा। बच्चा भी ये देखता है कि मैं तो आगे प्रमोट हो ही जाऊंगा, नो डिटेंशन पॉलिसी है, तो पढ़ने की जरूरत क्या है? शायद कुछ बच्चों में ऐसी सोच बन गई हो, लेकिन बहुत से माँ बाप जिनसे हम मिले हैं और टीचर जिनसे हमने मिले हैं वो चाहते हैं कि नो डिटेंशन पॉलिसी ने बेड़ा गर्क कर दिया। जो क्वालिटी आज से 5-7 साल पहले होती थी, आप तो टीचर हैं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, मैं तो केवल आपके मार्फत जो इन्फॉर्मेशन और चर्चा होती है उसके बेसिस पे बोल रहा हूं, बट आपको तो फील्ड का सब पता है। पिछले 5-6 साल में बहुत गुणवत्ता में बहुत विपरीत दिशा में सुधार हुआ है, आप देख लो। अब बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है, मैं भी तो उसी स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, आप भी तो उसी सरकारी स्कूल के प्रोडक्ट हैं, आप भी तो उसी, हम तो सब अच्छे से पढ़ लिख के आए थे, लेकिन एकाएक सिस्टम में ऐसा क्या हो गया कि गुणवत्ता के ऊपर इतना बड़े प्रश्न चिन्ह लगने लग गए। इसी वजह से बहुत से राज्यों में अब ये सोच बनी है कि नो डिटेंशन को रिव्यू किया जाए, और इसमें तो ईरानी जो HRM है उन्होंने भी अभी कहा है कि हम रिव्यू करेंगे कि 10वीं कक्षा के अंदर भी बोर्ड को वापस लागू कर दिया जाए या नहीं। जिन लोगों से उन्होंने चर्चा की है, माँ बाप, टीचर्स और बाकी सब लोगों ने, उन सब ने उनको राय दी है कि 10वीं के बोर्ड में फिर वापस एग्जाम चालू कर दिया जाए, कंपल्सरी कर दिया जाए। और राजस्थान जैसा राज्य है उसने 2 अमेंडमेंट्स लेके आए हैं RT के अंदर कि हम साल में 2 वर्ष एग्जाम लेंगे जैसे पहले लेते थे। नाम अंडर CCE होगा, CCE कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है आपको मेरे से ज्यादा पता है। क्या गुणवत्ता क्या है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, हिंदी में बहुत अच्छा नाम है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब आप अपने जिले में चले जाओ, एक ब्लॉक में जाके पूछ लो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कैसे कर रहा है टीचर, और उसी ब्लॉक में दूसरे स्कूल में जाके देख लो, रात और दिन का फर्क है। इसका मतलब है कि अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो राजस्थान ने कहा है CC के अंतर्गत ही हम साल में 2 बार एग्जाम लें। हिमाचल ने प्राइमरी लेवल के ऊपर एलिमेंट्री में स्टेट बोर्ड इंप्लीमेंट कर दिया, एग्जाम लेना फिर शुरू हो गए। 1-2 राज्य और है जिसका मैं भी भूल गया हूं, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस एग्जाम को पहले से ही बंद नहीं किया पहले से ही, अभी भी चल रहे हैं। तो एक सोच पूरे भारत में बन रही है, क्या नो डिटेंशन पॉलिसी को रिव्यू किया जाए, क्या CCE को रिव्यू किया जाए, इसके बारे में सोच बन रही है। आप सब लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद है, जो कुछ करना चाहते हैं, डाइस में नहीं, डाइस में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपसे और भी अपेक्षाएं हैं बच्चों की गुणवत्ता को बढ़ाने में, पढ़ने लिखने की क्षमता में और अच्छा इंप्रूवमेंट करने के लिए। अगर कोई कर सकते हैं तो वो अध्यापक ही कर सकते हैं, और आप भी अध्यापक की नीड, ट्रेनिंग की नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं
जो टेस्ट लेते हैं उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, किस तरह की कमियां हमारे बच्चों में हैं। ईख को ईख लिख रहा है, उल्लू को उल्लू लिखा मतलब गलत लिख रहे हैं, आम को आम लिख रहा है। इस तरह की जो कमियां हैं बच्चे कर रहे हैं, 42 इंटू 0 को 42 लिख रहा है। इस तरह की सामान्य गलतियां जो बच्चे कर रहे हैं उन सबको आइडेंटिफाई करके टीचर के हिसाब से अगर हम ट्रेनिंग दें, इन सर्विस ट्रेनिंग दें, तो शायद कुछ उम्मीद की किरण नजर आती है। अन्यथा सर्व शिक्षा अभियान या और भी कोई सुपर सर्व शिक्षा अभियान या अब राइट टू एजुकेशन भी शायद हमारी मदद नहीं कर पाएंगे जब तक हम टीचर की जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग की व्यवस्था करके क्लासरूम में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर जाए। आप अभी भी है ये सारा करने का, क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स भी है एनसीईआरटी के, बट वो बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं आपको पता है। बट सारे जो आंकड़े उपलब्ध है वो सब यही दर्शाते हैं कि हमारे बच्चों की गुणवत्ता के अंदर सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये केवल आप लोग ही कर सकते हैं। आपने इतने ध्यान से ये सब बातें सुनी, इतना समय दिया, उसके लिए हम बहुत मैं व्यक्तिगत रूप से और अपने सब साथियों की तरफ से आपका और मैडम ज्ञानवती जी का बहुत आभारी हैं। बालकिशन जी साहब का भी और स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब का भी, उन्होंने हमें पूरी छूट दी है कि हरियाणा में किसी भी राज्य में जाके हम इस तरह की चर्चा कर सकते हैं। हम हमारी गुड़गांव में भी आए, पहले फरीदाबाद भी गए थे, वल्लभगढ़ भी गए थे, गाजियाबाद भी गए थे, नोएडा भी गए थे, जो एनसीआर में हैं उन सब जगह पे इस तरह की चर्चाएं की है और आगे आने वाले वर्ष में भी ये करते रहेंगे। और केवल इन्हीं आसपास के राज्यों में ही नहीं, बाकी राज्यों में भी हम दूर दूर तक छोटे छोटे जगह पे भी जाके इस तरह की चर्चाएं की है और हमें पूरा विश्वास है कि इस तरह के इंटरेक्शन से हमारी डेटा की गुणवत्ता और आने वाले समय में बच्चों के पढ़ने लिखने की जो क्षमता है उसमें भी निश्चित रूप से सुधार होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।